स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लॉर्ड कृष्णा नमन। माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और आज हम आपको जो है शब्द विचार पढ़ाएंगे। ये शब्द विचार जो चैप्टर है, ये शब्दों पर विचार करने का ये पार्ट है। यानी कि शब्द कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। शब्द वर्णों की जो है द्वितीय इकाई है, यानी कि वर्णों से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा भी है कि दो वर्णों के संयोग से अक्षर बनते हैं। यहाँ पे देखिए, दो वर्णों के संयोग से अक्षर बनते हैं तथा अनेक अक्षर मिलकर शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है जिन वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है शब्द का। ठीक है, वह शब्द कहलाता है, जैसे घर, नाक, कोयल, सुंदर आदि। वर्ण समूह तभी शब्द बन सकता है जब उसका कोई ना कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं हो सकता। यानी कि जब अगर कोई बिना कोई सार्थक समूह जब तक ना हो वर्णों का, तब तक वह शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे आडा, आडा को शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आम वर्ण समूह शब्द है क्योंकि शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। ठीक है, शब्द की परिभाषा जान लीजिए। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये चैप्टर जो शब्द विचार है, ये 5th, 6th, 7th, 8th ये ग्रामर जो भी पढ़ेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर 8th क्लास के लिए है या 7th क्लास के लिए है। ये जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये सभी क्लासेस के लिए होते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि सिलेबस जो उसमें पाठ्यक्रम होता है चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसको छोटी कक्षाओं में एक कम स्तर तक पढ़ाया जाता है, और बड़ी कक्षाओं में जो है, बड़ी क्लासेस में जो है उसका ब्रॉड लेवल तक, यानी कि पूरे व्यापक तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया, जैसे दो वर्ण वाले शब्द डग, थल, नभ, घर। तीन वर्ण वाले शब्द मगर, गगन, शहर। चार वर्ण वाले शब्द खटमल, अजगर, अदरक। इससे भी ज़्यादा शब्द वर्ण वाले शब्द भी आपने पढ़े होंगे, लिखे होंगे, तो ये इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम ध्यान देते हैं और इसको पढ़ते समझते जाते हैं। समझना ज़रूरी है, रट्टा मारना नहीं है। ठीक है, शब्दों के भेद देखिए। काइंड्स ऑफ वर्ड, विभिन्न आधारों पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। शब्दों के भेद यानी कि छोटी से छोटी जब चीज़ों का जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, सबसे पहले अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर, सेकेंड है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, और चौथा है लास्ट में प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर जान लीजिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और उसके बाद निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द को देख ले। जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उन्हें सार्थक। सार्थक सा अर्थ यानी कि अर्थ सहित, इसका अर्थ हुआ ये कि यानी कि जो अर्थ को बताने वाला हो, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, फूल, पानी, महल। बालिका से क्या किसी कन्या या लड़की का बोध हो रहा है। फूल का, पुष्प का अर्थ हो रहा मालूम पड़ रहा है। पानी यानी कि जल, महल यानी कि घर। ठीक है, सार्थक शब्दों के 4 भाग किए जा सकते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। इसमें भी देखिए, एकार्थी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, कुर्सी, जनवरी, निंदा, निपुण आदि। इसका कोई, अब आप इन शब्दों को देखें, पुस्तक शब्द का कोई और अर्थ नहीं निकलेगा। पुस्तक का अर्थ मतलब किताब। ठीक है, इसी ठीक से देखिए, कुर्सी देख लीजिए, कुर्सी का कोई अन्य अर्थ नहीं हुआ, इसलिए इनको ये एकार्थी शब्दों में आते हैं। एकार्थी शब्द और भी हो सकते हैं। अनेकार्थी यानी कि अनेक, यानी कि बहुत सारे अर्थ, यानी जिनके बहुत सारे अर्थ हो। जैसे खर यानी कि गधा भी होता है, बगुला भी होता है, तिनका भी होता है और कौवा भी होता है। कर का अर्थ होता है हाथी की सूंड, हाथ भी होता है। कर माने टैक्स भी होता है, कर माने किरण भी होता है। कनक माने होता है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूँ भी होता है। इसी तरीके से अंबर, अंबर को कपड़ा भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, कपास कहते हैं। इसीलिए ये अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और आपके जो एक्स्ट्रा वर्क है उसमें अनेकार्थी शब्द होंगे, तो आप उसको चेक कीजिएगा एक बार। अब आ गया पर्यायवाची। पर्यायवाची आप जानते हैं सिनोनिम्स होते हैं, जैसे समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं या समोच्चारित शब्द भी कह सकते हैं, इनको पर्यायवाची में आते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हिरण
को सारंग भी कहते हैं, मृग, कुरंग, हरिण। पक्षी, खग, पखेरु, विहग, पतंग। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं, ये आप जानते ही हैं। विलोम शब्द भी जानते हैं, किसी शब्द का उल्टा, जैसे सत्य का, सत्य, दिन का, रात, विपरीत अर्थ बताने, यानी कि उसका, उस शब्द का उल्टा अर्थ है ना, बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा, है ना। निरर्थक, पहला था क्या सार्थक, अब आ गया निरर्थक। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना वाना, जाना आना, है ना। रोना वोना, कहते हैं रोना वोना बंद करो, है ना। खाना वाना खा लो, रोटी वोटी खा लो, इसी तरीके से ये निरर्थक शब्दों में आता है, ठीक है। अब आ गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि उद्गम, जन्म या स्रोत, कहाँ से वो उनका जन्म हुआ है, ठीक है। इस आधार पर शब्दों के चार भेद किए जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत, तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान, ठीक है। समान अर्थात उस संस्कृत, तत् यानी उसके, किसके, संस्कृत के समान, है ना। सम यानी कि समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ तत् यानी उसके, सम यानी कि समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहता है, जैसे आम्र, मातृ, सूर्य, श्रृंगार, और भी आता है, अश्रु भी होगा, है ना। बहुत ऐसे शब्द होते हैं, जब माता है तो ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द यानी कि तद्भव उससे होना, तद यानी कि उससे, भव यानी कि प्रकट होना या जन्म होना, है ना। तद्भव संस्कृत का रूप का विकार है, तद्भव संस्कृत रूप का विकार है, यानी कि संस्कृत से ही तद्भव शब्द आए, तत्सम शब्द ही, तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बने, यानी कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं और तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, तद्भव संस्कृत रूप का विकार है, यानी कि उससे परिवर्तित रूप है। आगे देखिए, अर्थात संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, जैसे पूत, पूत का पुत्र, पुत्र क्या है, संस्कृत का तत्सम शब्द है, और पूत क्या है, तद्भव शब्द है। इसी कोयल क्या है, तद्भव शब्द है। कोकिल क्या है, तत्सम शब्द है। मुह क्या है, तद्भव शब्द है। मुख क्या है, तत्सम शब्द। इसी तरीके से प्रायः तत्सम और उनके तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं और मिलते जुलते ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसी तरीके से देशज शब्द देख लीजिए, नेटिव वर्ड्स, यानी कि जो हमारे भारत में ही प्रांतीय भाषाओं से निकले हुए हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं से अथवा आदिम निवासियों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द, देश यानी अज यानी कि उत्पन्न होना, या देश में ही जो उत्पन्न हुए शब्द हों उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा है, पगड़ी है, लकड़ी है, खिचड़ी है, ये शब्द क्या है, देशज शब्द हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, आप अपने स्थान या मैनपुरी में भी आप लोग बोलते होंगे, वो देश शब्द में आते हैं। अब विदेशज यानी कि जो विदेशों से आए हैं, जिससे रिक्शा होता है, जापानी शब्द है ना। मकान क्या है, अरबी शब्द है ना। तो इसी तरीके से विदेशज शब्द होते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आए हैं, कॉलेज है, टेलीफोन है, डायरी है, डॉक्टर है, स्टेशन है, कप है, गिलास है, पेन, कार, बस आदि, ये ज्यों के त्यों अंग्रेजी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी से देखिए, इज्जत, फ़कीर, औलाद, कानून, कसूर, कलम, जुर्माना, मेहनत, मीनार, हिसाब, कदम, तूफ़ान, नकल, ये सब अरबी से आए हैं। फ़ारसी से देखिए, चश्मा, बाजार, कागज़, आरजू, दीवार, जहाज, चेहरा, चुस्त, प्याज, पर्दा, ये सब क्या हैं, फ़ारसी से आए। फ्रांसीसी से आए, आल्पिन, कारतूस, गोदाम, बिगुल, पुलिस, ये फ्रांसीसी से आए। तुर्की से आए, तंबाकू, तौलिया, अचार, तोप, बंदूक, चाकू, दरोगा, बहादुर, चिलमिल, हाँ, बीवी, लाश, बेगम, तमगा, तोहमत, फानूस, कुली, खाना आदि। उसके बाद ग्रीक से आए, सुरंग, केंद्र, है ना, दाम आदि। तो ये ग्रीक भाषा से आए। अच्छा, अब आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीक भी बहुत पुरानी भाषा है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। तीसरा देखिए भेद जो है शब्दों का, जो है शब्दों के भेद जो है, तीसरा देखिए व्युत्पत्ति यानी कि रचना के आधार पर, यानी कि इनके और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। देखिए, व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द परंपरानुसार जैसे स्टार्टिंग में थे वो वैसे आज भी वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, वे रूढ़ शब्द होते हैं।
ठीक है, परंपरानुसार, यानी कि बहुत कई सालों से वो वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी कि कोई इनको अलग अलग करके इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे पंकज शब्द है, पंक यानी कीचड़, अज यानी उत्पन्न होना, यानी कि कमल का पर्यायवाची है, तो इसके टुकड़े कर सकते हैं पंकज शब्द के। अब लेकिन रूढ़ शब्द में क्या है कि उसमें क्या लिखा है, इनके खंड नहीं किए जा सकते, तो इनका अगर इनको खंड किया गया तो इनका अर्थ नष्ट हो जाएगा, इसीलिए ये रूढ़ शब्द में आता है। रूढ़ शब्द के उदाहरण कौन से? अरुण, तारा, कुर्सी, रोटी, घर आदि। अब इनके अगर टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसी तरह यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि जो योग से बने दो शब्द, जैसे अनाथ और आलय, यानी कि अनाथों का घर। मिठाई वाला, यानी कि मिठाई को बनाने वाला। धनवान, यानी कि धन से युक्त। तो इसी तरीके से ये यौगिक शब्द होते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्द जो मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब योग ऋण शब्द देख लीजिए, जो शब्द यौगिक हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक धन अज, योग रूढ़ हो गया। देखिए चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर। पीताम्बर, पीत है अंबर, है ना। यशोधन, यशोदा का धन। तो इसी तरीके से ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो शब्द यौगिक हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, जो शब्द यौगिक हैं, ठीक है। यौगिक है ना, पंकज, पंक धन अज बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है, तो इसलिए योग रूढ़ शब्द में आते हैं और विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। अब प्रयोग के आधार पर देख लीजिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भाग किए जा सकते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि का कारण का कोई विकार उत्पन्न परिवर्तन हो जाता है, यानी इससे इन सब चीज़ों से उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इन शब्दों को अगर इफेक्ट पड़ता हो तो वो विकारी शब्द कहे जाते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनसे परिवर्तित नहीं होते हैं, उनसे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अविकारी शब्द में आते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे धीरे धीरे, है ना, तेज तेज, है ना। और संबंध बोधक उसका, उसकी। समुच्चय बोधक भी होते हैं। विस्मयादि बोधक देखिए, अरे, हे, भोर, रे, अरे। तो इन शब्दों में कोई लिंग, वचन, है ना, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से तत्सम तद्भव शब्द देख लीजिएगा, यहाँ पर इस सारे हैं आपके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये सब तद्भव, तत्सम तद्भव है। तो आई होप ये आपको चैप्टर बहुत समझ में आएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।